good morning, अस्सलाम वालेकुम। तो इट्स ठीक? आप सब ठीक है? तो it's good to be here and ये मेरा पहला interaction है with Kashmiri students, so it's very special for me. And कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी and I don't know how helpful it is because मुझे लगता है कि हर किसी का केस थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज सबके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है। सम आर डॉक्टर्स, सम आर इंजीनियर्स, कुछ आर्ट्स के ग्रेजुएट है, कुछ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं। तो सबका एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, सबका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, सबके पढ़ने के स्टाइल अलग होते हैं। कोई रात में पढ़ता है तो कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है। सो आई डोंट नो कि क्या कोई एक ही स्ट्रैटेजी है जो सक्सेसफुल होती है, बट स्टिल आई ट्राई टू शेयर सम टिप्स जो मुझे लगता है कि अक्रॉस आर नेसेसरी एंड आर हेल्पफुल। So first, as Athar also pointed out, that the syllabus should be memorized. क्या होता है कि आप जब अखबार पढ़ते हैं रोज सुबह तो इतनी सारी न्यूज होती है एंड हम हमेशा यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्या ये मुझे याद करना है, क्या ये मुझे नोटबुक में लिखना है, नोट्स बनाने हैं। तो ये डाउट तब तक ही रहेगा जब तक कि आपको क्लियरली पता ना हो कि आपका सिलेबस क्या है, भले ये स्टेट एग्जाम हो या यूपीएससी हो। सो अगर आपको कुछ आज बैठ के सबसे पहले अपने नोटबुक में लिखना चाहिए, याद करना चाहिए, दैट शुड बी द सिलेबस, दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देयर आर अ फ्यू थिंग्स कि आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस इतना ज्यादा है, टाइम इतना कम है, अग्री? तो अनप्लान्ड स्टडी इज डूम्ड टू टेक यू टू फेलियर। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी प्लान करें, आप अपने दिन में जो घंटे वो प्लान करें। स्पेशली कश्मीर में बहुत ठंड होती है तो वैसे ही घंटे कम हो जाते हैं। सो हाउ यू नीड टू ब्रेक योर आवर्स इन अ डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देना है, कितना घंटा न्यूज़पेपर को देना है, ये सब थोड़ा सा एवरेज दिमाग में लेके चलते हैं तो फिर पूरा दिन थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग विच आई विल टॉक अबाउट इज हाउ टू प्लान योर डे, how to plan your every study day. Again, this is थोड़ा एक जनरल बताऊंगी, सबकी सर्कमस्टेंसेस, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट है, तो आपको उसे मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी या इंग्लिश में बोलो या मिक्स? नो, लाइक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेल, सो मिक्स ओके। So I think 2 hours every day should be given to newspaper because as even Athar said कि your current affairs is very important, be it KAS or be it UPSC. Nearly 65 to 70% of the questions in your examination will be related to current affairs. तो न्यूज़पेपर रीडिंग, और क्या होता है कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ते नहीं है, फिर महीने के एंड पे इतने सारे न्यूज़पेपर कलेक्ट हो जाएंगे, फिर मन भी नहीं होता पढ़ने का। तो रोज 2 घंटा हमें न्यूज़पेपर को देना है। अगर 60% क्वेश्चंस न्यूज़पेपर करंट अफेयर से रिलेटेड है और हम उसे इतना कम टाइम देते हैं तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। सो 2 hours शुड बी न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है जी। देन 3 hours, सो इमेजिनरी केस लेके चलते हैं। सपोज आई गेट अप एट 7 in the morning एंड 8 बजे तक के मैं तैयार हो गई। सो 8 to 10 AM शुड बी माई न्यूज़पेपर रीडिंग। फिर 3 घंटा एनी सब्जेक्ट विच एवर आप सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री कर रही हूँ या पॉल साइंस कर रही हूँ, सो यू हैव टू स्टडी वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग। देन यू कैन टेक अ ब्रेक, लंच, सोना है, वॉट एवर। देन अगेन 3 hours एंड दिन के 2 hours आपको रिविजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसको देने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी कितने हो गए घंटे? 6, 10, 9 to 10 एवरी डे। तो ये हमें सबको खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है अगर किसी को सीरियसली क्वालिफाई करना है पेपर, बिकॉज द एग्जाम इज डिफिकल्ट, सिलेबस बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ नहीं बैठोगे, आप 6th अटेम्प्ट वालों के साथ भी बैठोगे। सो दैट्स व्हाई दिस एग्जाम डिजर्व्स सो मच टाइम। तो वो अब आपको यू हैव टू डिसाइड आप ये घंटे कैसे देंगे। सेकेंडली, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते कैसे हैं, हाउ डू वी स्टडी, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्योंकि जब मैंने भी पढ़ाई शुरू करी थी, आई टुक 15 महीने और सो टू
study everything and then sit for this exam. मेरा भी पहले 1-2 महीने तो ये क्वेश्चन रहता था कि एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं, क्या एग्जैक्टली याद करना है, क्या सिर्फ अंडरलाइन करना है, किसका नोटिंग करना है, यू नो दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस. सो आई थिंक इसमें 2 चीजें कि जो भी आपका सोर्स मटेरियल है, बुक मटेरियल है, वो आप रीड करें. फर्स्ट रीडिंग, जब आप रीड करते हैं तो हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हम अंडरलाइन करते जाते हैं. अब इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं. एक होते हैं जिनको लिख लिख के याद होता है, एक होते हैं जिनको पढ़ने से याद होता है. तो आपको अपना देखना है कि आपको कैसे याद होता है. तो जिनको पढ़ने से याद होता है वो दोबारा बार सेकंड रीडिंग करे, और जो जिनको लिखने से याद होता है वो लिख के याद करे, नोट्स बनाए. अब 90% लोग यहीं पे खत्म कर देते हैं पढ़ाई, बट पूरी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं होती है, स्पेशली फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम. एक थर्ड स्टेप बहुत क्रूशियल है जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. अब क्या होता है, अथर्व ने बात करी प्रीवियस 10 इयर्स बुकलेट आती है. आजकल जो प्रीवियस 10 इयर्स बुकलेट आती है वो भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है. हर सब्जेक्ट के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं कि पिछले 10 साल में, मान लीजिए पॉलिटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट के पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं. तो अगर आपने पार्लियामेंट पहली बार पढ़ा तो आप तो पहले समझेंगे अच्छा क्या है. दूसरी बार या तो रीड करेंगे या नोट्स बनाएंगे. तीसरी बार आपको पिछले 10 साल में उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करना है. एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व देन गुड जॉब, एंड इफ यू आर नॉट, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है. तो ये फुल प्रूफ है. इसके बाद आपका एक टॉपिक प्रिपेयर होता है. तो यूजुअली हम यहीं पे रुक जाते हैं एंड वी नेवर सी, और इसलिए जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है तो हमसे सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम ये एसेंशियल क्रूशियल स्टेप स्किप कर देते हैं. राइट, ये रहा कर दिया. सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो ये हो गए. Now third is answer writing. Now you know a lot of students keep asking me कि answers exactly लिखते कैसे. उसका भी फॉर्मेट है which I think generally it works and you get good marks. फॉर्मेट कुछ ऐसा है. जैसे कि I think most of you must be aware कि हमारा जो वर्ड लिमिट होता है वो 150 to 200 वर्ड्स होता है. यहाँ पे कितने आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? ओके, आर्ट्स के स्टूडेंट्स तो कम हैं. इंजीनियर्स तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? लॉ, क्या कर रहे हैं? साइंस. तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के मतलब आंसर राइटिंग में ना सबके अपनी अपनी बड़ी यूनिक प्रॉब्लम्स होती है. तो लेट मी टेल यू आर्ट स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है. आर्ट स्टूडेंट्स को जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होती है उसमें एक आंसर को 7-8 पेजेस में लिखना होता है. तो उनको आदत होती है बहुत ज्यादा लिखने की. ठीक है, इंजीनियर्स को लिखना ही नहीं आता. और अब मुझे साइंसेस का पता नहीं, आई थिंक उनका भी आई थिंक दोनों का मिक्स है कि थोड़ा लिखना आता है पर बहुत ज्यादा भी लिखना आता है. सो एवरीबडी हैज देयर ओन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. बट यूपीएससी ने तो लिखा है कि वी वांट आंसर्स ओनली इन 150 to 200 वर्ड्स. राइट, नाउ हाउ डू वी अकम्प्लिश दिस एंड हाउ डू वी राइट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर दैट द एग्जामिनर इज लाइक वाह माशाल्लाह, फुल मार्क्स. ठीक है, सो आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है. कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, सबसे पहले ऑफकोर्स लाइक ही सेड क्वेश्चन गलत मत पढ़ना, फिर तो 0 मिलेंगे. क्वेश्चन पहले पढ़ लो, एग्जैक्टली समझ लो कि पूछा क्या जाता है. तो गिव मी अ टॉपिक, कोई भी एनी टॉपिक, कोई भी एयर पोल्यूशन, वेरी गुड टॉपिक. नाउ एयर पोल्यूशन पे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ बहुत ही घुमा फिरा के वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे ऐसे दिखा रहा है, तुम्हारे को क्या लगता है क्या होगा. ठीक है, सो समथिंग वेरी ट्विस्टेड लाइक दिस. तो पहले तो जो ट्विस्टेड है उसको सिंपल बनाओ कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं अपने दिमाग में. दिस टेक्स अराउंड 10 सेकेंड्स. तो क्या होता है, क्योंकि जब हम मेंस का पेपर लिखते हैं, आप में से किसी ने एक बार अटेम्प्ट किया है कि मेंस का पेपर? ओके, नहीं किया है तो मैं पहले डरा देती हूँ कि 3 घंटे होते हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं. इट इज एवरीबडी इज एंशियस एंड एवरीबडी इज लाइक मोमेंट क्वेश्चन पेपर आया, सब लिखना शुरू बिना पढ़े क्वेश्चन. सो डोंट डू दैट बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज. तो सबसे पहले तो 5-10 सेकेंड हर क्वेश्चन का
समझने में देने, पूछा क्या जा रहा है, समझने के बाद जो भी पूछा है लाइक ही सेड समथिंग एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में हम यूजुअली क्या लिखेंगे, हमें सिर्फ 2 लाइन्स लिखनी है विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली ओनली 50 वर्ड्स। ओके 50 में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आई थिंक 35 टू वेरीज। ओके अब अगर एयर पोल्यूशन है तो वाई एयर पोल्यूशन इज रेलिवेंट इन आवर टाइम्स, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, नेचुरल कैलामिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी है। 2 लाइन्स में एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कि उसका रेलेवेंस क्या है। इंट्रोडक्शन यूजुअली बहुत अच्छा लगता है अगर आप कुछ बताएं कि वो टॉपिक उस टाइम क्यों रेलेवेंट है। आफ्टर दिस आता है आपका मेन बॉडी। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्वेश्चन में एयर पोल्यूशन का क्या एस्पेक्ट पूछा है वो आप समझाइए 100 to 150 वर्ड्स में। एयर पोल्यूशन किस किस चीजों से होता है, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, वो सब आप लिख दीजिए इसमें। ठीक है जी। उसके बाद आप आएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन अगेन आपका होना चाहिए अराउंड 50 to 75 वर्ड्स। अब इसमें काफी लोग पूछते हैं मैम क्वेश्चन में तो क्रिटिकली एनालाइज लिखा था, मतलब तो क्या हम वीकनेसेस बताएं, हम क्या करें, आंसर में क्रिटिसिज्म डालें, क्या डालें। यूजुअली अगर क्रिटिकली एनालाइज है तो वो बोल रहे हैं कि आप इसके क्रिटिक्स बताइए कि अगर कोई पॉलिसी है जैसे गवर्नमेंट, क्रिटिकली इसको एनालाइज किया जाए तो हाँ इस पॉलिसी में क्या क्या खामियां रही वो तो हम बताएंगे। पर हमारा कंक्लूजन, मेरा तजुर्बा ये कहता है थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आप बताएं कि हाँ खामियां हैं बट उसे ठीक करने के लिए ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, या अगर मेजर्स नहीं लिए जा रहे तो मेरे अकॉर्डिंग ये सोल्यूशंस हो सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा थोड़ा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। आपने ये 3 चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी, मैं गारंटी कर सकती हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पढ़ेगा उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से दिख जाएगा। अच्छा ये इसका इंट्रोडक्शन है, चलो ठीक है, ये तो बस ऐसे ही पढ़ने के लिए, ये इसके पॉइंट्स हैं और ये इसका कंक्लूजन है, तो मतलब ये लास्ट में कहना क्या चाह रहा है उसके लिए भी आसान, ऑर्गेनाइज, आपके लिए लिखने में ऑर्गेनाइज, एंड दिस इज आई थिंक सॉर्ट ऑफ अ गुड आंसर, राइट। तो दिस इज अनदर थिंग। अब मैं लास्ट आपको बुक लिस्ट देना चाहूंगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। बाकी इफ यू विल हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो अथर और मैं अभी क्वेश्चन राउंड के लिए तो बैठेंगे ही, सो यू मे आस्क दैट, है ना। अभी इम्पोर्टेंट आप सब लिखेंगे। पहली बात तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ KS, बट दे टोल्ड मी कि नियरली अब सिलेबस सेम हो गया है, तो मतलब अगर KS का मैं उतना नहीं हेल्प कर पाऊंगी, UPSC का आई कैन। अगर UPSC की बात करें तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए नियरली सेम सिलेबस कहा जा सकता है। तो जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो हम अपना मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिसमैच नहीं और डरने की भी बात नहीं कि मैं तो प्रीलिम्स का पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अब मेंस का कब करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। है ना, लक्ष्मीकांत इज लाइक Quran and Bible, you just have to read it so many times कि it's on your fingertips. And then current affairs, क्योंकि आजकल मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन ना कुछ वो करंट बताएंगे कि अच्छा राज्यसभा में ये कुछ पास हुआ था, इस पे बोलिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने पार्लियामेंट का चैप्टर तो पढ़ा है बट फिर जो अभी करेंटली चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में पहले तो एंशिएंट कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत बच्चों का रहता है, एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये बहुत सारा क्वेश्चन। आई थिंक उतनी जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बुक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको समझने के लिए मुझे एक बेस की जरूरत है तो पढ़ें, बट दीज बुक्स आर सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट इट यूजुअली कवर्स एवरीथिंग, राइट।
आर एस शर्मा इज क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी, तो जैसे इसमें तो वी आर यूजिंग एनसीईआरटी ओनली, so you don't need to read anything else. Now modern. So आजकल अगर कुछ स्किप करना हो तो ये कर सकते हैं. मान लो बहुत टाइम कम है, बिल्कुल कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे या इससे ही आते हैं. वैसे तो पढ़ लेना है ना, ये मत बोला कि मैंने बोल दिया कि इसको स्किप कर देना. अगर टाइम नहीं करते, जैसे मेरे पास नहीं था, मैंने स्किप किया था, तो इसलिए मॉडर्न के लिए यू हैव टू रीड स्पेक्ट्रम. इन्होंने बहुत अच्छी निकाल दी है. अब इन्होंने इवन 1957 पहले जब आई वाज स्टडीइंग तब स्पेक्ट्रम में 1957 रिवोल्ट के बाद ही होता था. नाउ अब उसके पहले भी हो गया है, सो दैट इज अ गुड थिंग. देन नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स. नो, इकोनॉमिक्स इज मोस्टली करंट अफेयर्स. तो कोई एक करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन होती है ना, वो उठानी है. उसमें जो इकोनॉमिक सेक्शन का जो लिखा होगा ना, वो आपको याद करना होगा. मोस्टली इसमें 90% क्वेश्चन तो करंट अफेयर रिलेटेड आते हैं. और अगर कोई बुक चाहिए बेस बनाने के लिए कि इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या पार्ट्स हैं, या इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इसके दो सोर्स हैं. एक तो है क्लास 12 के एनसीईआरटी, ये बहुत हेवी सोर्स है. और अगर चीट करना है, अगर थोड़ा पतला वाला सोर्स चाहिए, तो देयर इज अ बुक इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा. यू कैन ऐड बुक्स इफ यू वांट. पर इसमें सबसे बड़ा सोर्स तो वही है, करंट अफेयर्स. मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के होंगे. इकोनॉमिक सर्वे आता है. हाँ, yes, absolutely. Actually, that is covered in current, but I'll write it. Economic survey, budget, and I think प्रतियोगिता दर्पण का भी वो इकोनॉमी वाला है. कोई तो भी जो भी मैगजीन आप पढ़ते हो ना, उसका इकोनॉमिक वाला. Okay, ज्योग्राफी में there are many, इसमें भी बहुत पार्ट्स हैं. पहले तो है फिजिकल ज्योग्राफी. ज्योग्राफी पढ़ी है किसी ने अब तक? Can you tell me something about it? कैसा सब्जेक्ट है, कौन कौन से आप बुक्स रेफर करते हो? अच्छा, isn't GC Leong a little outdated now? For me, it was Madhu Hussain. Current affairs, I think GS के लिए GC Leong. I find GC Leong थोड़ा सा outdated. वो बहुत पुराने 1970s के लिए वो. फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तो क्लास 11 की एनसीईआरटी है. GC Leong में you have दो टेबल्स वगैरह बने हैं, जैसे वो बायोम्स का है ना, तो you can मतलब कुछ वो ना एकदम टेबल्स, कौन सा कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है, क्या फीचर्स हैं, तो you can make those maps. I found them very useful. And so for JS prelims, mostly they give our paper from that only. From JS, GC Leong. According to them, GC Leong is a good one. I find it a little outdated, but ठीक है. Physical geography के लिए class 11th NCERT, Indian geography के लिए class 10th and 12th, ठीक है. Human geography के लिए class 12th is okay. Then I think you have to buy a good atlas. जैसे काफी लोग अपने रूम में ऐसे मैप्स लगा देते हैं, पर फिर कभी उसको देखते नहीं है और वो बस ऐसे ही पढ़ा रह जाता है. So don't do that please, है ना. एटलस लेना है, रोज अपने लिए हर हफ्ते का टारगेट बना लो कि आज यूरोप का मैप देखना है, आज अफ्रीका का देखना है. यू हैव टू नो, ठीक है. इंडिया का ही आधे लोगों को यार नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स नहीं पता होंगी. सो दैट इज सैड एंड एम्बैरेसिंग अगर आप यूपीएससी के लिए बैठ रहे हो या केएस के लिए बैठ रहे हो. सो एटलस एंड मैप वर्क इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है.
how we can read this atlas? It is difficult to understand the countries and continents. How we can memorize them? मेमोराइज तो यही है कि व्हाट आई यूज्ड टू, आई कैन टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं तो खाली मैप्स लेके एक तो एटलस तो है मेरे पास, प्लस स्टेशनरी शॉप से मैप्स नहीं मिल जाती जब हम स्कूल में मैप वर्क करते थे, वो मैं लेके आती थी, और फिर जैसे मैं देखती थी कि एटलस में ये है, फिर मैं खुद से कंट्रीज मार्क करती थी, तो फिर मुझे याद हो जाता था। और तो कोई तरीका नहीं होता ना, या तो ऐसे ही करना होता है। तो कैन वी रख दिस दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाए? Yeah, there is no super formula. You know, everybody is a very average and normal student. और कैसे याद करते हैं? लिख के करते हैं, प्रैक्टिस करके याद करते हैं। और दूसरा जस्ट ऑल्सो ट्राई टू मेक थोड़ा सा इंटरकनेक्शन। जैसे ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर वाला काफी पोर्शन है, इकोनॉमी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या मानो आपने ये पढ़ी है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी, उसमें एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक होगा, तो ट्राई टू यूज इसका ज्योग्राफी का उसमें कुछ यूज किया, इसमें यूज किया, दैट विल बी साइंस एंड टेक। क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? साइंस एंड टेक के लिए कोई एक तो वो मैं अपनी- TMH की बुक आती है एक, अभी रहते हैं, मतलब देखिए आपने। मेरी रियलिटी तो ये थी कि आई डिड नॉट स्टडी साइंस एंड टेक, आई स्टडीड द करंट अफेयर्स पोर्शन। तो जो करंट अफेयर्स मैगजीन में जो भी टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, न्यू इन्वेंशंस या इनोवेशंस हो रहे थे, वो मैं मंथली मैगजीन से पढ़ती थी, एंड मोस्टली क्वेश्चन उसी से आते हैं, और जो एक दो बहुत ही टिपिकल आते हैं वो मैंने छोड़ दिए थे। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस प्रोग्राम बड़ा मेरे टाइम पे मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ था, उसका क्वेश्चन भी आया था, तो दैट आई प्रिपेयर्ड वेल। तो उस टाइप के जो भी करंट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा न्यूज़पेपर में आता है बट उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है इसके लिए, बट मैगजीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो भी आप मैगजीन पढ़ोगे उसमें वो साइंस एंड टेक का पोर्शन आप रेगुलरली पढ़ते रहोगे। आपको कौन सा बता रहे थे? एक TMH की, एक साइंस एंड टेक की आती है, एक ल्यूसेंट की आती है। यू कैन गेट वन, कोई सा ल्यूसेंट की ले लेना, ल्यूसेंट इज स्मॉलर वन। मतलब देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, अगर टाइम हो तो फिर ये देख लेना। और दूसरा एक और काम कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड दिस बुक, कुछ भी ये बुक, तो TMH की पीछे के क्वेश्चंस कर लेना। इट कुड बी अराउंड 7 कुछ 1000-1500 के क्वेश्चंस होंगे वो साइंस एंड टेक के। इट विल मोस्टली कवर योर जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा, एंड देन योर करंट अफेयर्स विल सफाइस। टाटा साइंस एंड टेक। Environment and ecology. I think this is one of the most hot topics which come in exams these days, and also जिसका सोर्स किसी को पता नहीं है। तो एक तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी फर्स्ट तो करंट अफेयर भी है, जो भी आजकल चल रहा होगा कि वेस्टर्न घाट्स की कोई रिपोर्ट आई, या एयर पोल्यूशन जैसे ही सेट, इसके बारे में दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है तो उसमें बहुत सारा न्यूज आ रही है। तो एक तो करंट अफेयर्स इज द सोर्स, फिर एक शंकर की आती है, तो दैट इज अ गुड सोर्स। बाकी तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज लाइक अ वेरी रैंडम थिंग, आ भी सकता है, तुम्हें सॉल्व करना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसका कोई। फिर आई कैन टेल यू रेड बुक डेटा, इसमें जो भी endangered and critically endangered, then all the national parks, biodiversity sanctuaries, biodiversity hotspots and wildlife sanctuaries. UNESCO natural heritage sites. इससे यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं। I've written red book data, endangered and critically endangered animals, national parks, biodiversity hotspots, wildlife sanctuaries, UNESCO natural heritage sites. और कौन सा सब्जेक्ट बचा? उसके लिए there's a book, राम आहूजा की सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, सोशल इश्यूज इन इंडिया। राम आहूजा की बुक है, ग्रीन कलर की। इट्स अ काफी प्री में तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 विल बी एबल टू टैकल देम। टॉपिक वाइज देख लेना, आपके एसे में भी बहुत काम आएगा और आपके करंट अफेयर्स का भी आप कंटेंट यूज कर लेना। आर्ट एंड कल्चर, राम आहूजा, आर्ट एंड कल्चर,
Art and culture, yes. That is another tricky subject. I think you read Nitin Sanghania. So Athar did Nitin Sanghania and I did class 12th NCERT जो fine arts के. Okay, so there are his sources Nitin Sanghania, my sources फाइन आर्ट्स करके एक सब्जेक्ट है जो 11th 12th में लोग लेते हैं, उसकी क्लास 12th के एनसीईआरटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ये फाइन आर्ट्स 12th की बुक है, वो कवर पेज पे फोटोग्राफ्स होते हैं ना, कवर पेज पे, तो जैसे खजुराहो का है या एक दो इम्पोर्टेंट साइट्स का है, कई बार प्री में एग्जैक्टली सीधे इसके वो कवर पेज से वो फोटोग्राफ्स की क्वेश्चन है। और आर्ट एंड कल्चर का एक और ये भी है, जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें भी आप ये चीज थोड़ा दिमाग में रख लेना कि ये हाँ ये पोट्री का है, ये चीजें थी, ये मेटल्स का था, ये चीजें थी, ठीक है, चोला पीरियड में ये था, उसके बाद ये था, टेम्पल आर्किटेक्चर ये है, कीप दोस थिंग्स आल्सो इन माइंड, उससे भी काफी सारे So my experience with art and culture is that I did fine arts class 12 NCERT and it is pretty organized. उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे एक चैप्टर अलग है, एक एंशिएंट में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उस पे अलग है कि वो किस टाइप के हैं, मुगल आर्किटेक्चर जो है वो अलग है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो फीचर्स हैं वो सब हैं। तो आई थिंक आई डोंट नो पर्सनली दिस बुक बट पीपल से इट्स अ रियली गुड बुक, और इन केस ये नहीं हो पाता है तो दिस इज टू देयर, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसमें एक सजेशन कि बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, एक को आप प्राइम सोर्स बनाएं। फॉर एग्जांपल आप नितिन सिंघानिया या मानो आर्ट ये फाइन आर्ट्स की कोई बुक है, इसको अपनी मेन सोर्स बनाया, देन ट्राई टू ऐड इसी में टॉपिक के ऊपर लिख लिया, कहीं पे बीच में पेज डाल दिया, ताकि एक बार जब आपने पढ़ा फिर आप रिवाइज खाली इसी चीज से करो, नहीं तो फिर आप रिवीजन के टाइम पे 2-3 सोर्सेज नहीं देख पाओगे। So usually what happens is that we go to the market and we see so many books and हम सब खरीद लेते हैं और फिर हम पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में बुक से अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, वी नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नीडेड, उसको पढ़ें। एक rather than buying 10 books, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, राइट? तो these are the various sources and I think they are pretty good, but वही है कि सबका अपना अपना अलग होता है, किसी को कोई और भी अच्छी बुक मिल सकती है, so this is not वही वन फिट ऑल वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरी चीज जो आई वांट टू रियली टॉक अबाउट इज, एक तो मैंने आपको बताया कि अपना दिन प्लान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन ऐसे चले जाएंगे और फिर कोर्स का भी कुछ ट्रैक नहीं रहेगा, मैंने किस दिन क्या पढ़ा, कितना कवर हो गया है। तो जब हम दिन प्लान कर रहे हैं तो हम अपना सिलेबस भी प्लान करें, कैसे कि वी नो पॉलिटी को नियरली करने में 1 महीना लग जाता है, तो नवंबर का पूरा महीना मैं पॉलिटी करूंगा या करूंगी, ठीक है, कौन सा टॉपिक मैं किस दिन करूंगी उसका भी टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है 1 साल 2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब क्या पढ़ा था, कितना अभी बचा है कवर करने को। तो सिलेबस का प्रिंट आउट लो, मार्क करो कि पॉलिटी में ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक को मैं कब करूंगी। लक्ष्मीकांत का बुक लेके बैठो, उसमें इंडेक्स कंटेंट्स में लिखे होते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो दिस चैप्टर आई विल डू टुडे, दैट चैप्टर आई विल डू टुमारो। सेकेंड चीज क्या होती है, कुछ लोग ऐसा करते हैं आज पॉलिटी पढ़ा फिर बोर हो गए, कल हिस्ट्री पढ़ा फिर बोर हो गए, तीसरे दिन ज्योग्राफी पढ़ा, ऐसे नहीं करना, क्योंकि पॉलिटी का एक एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर मैं दूसरे दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाऊं तो फिर वो लिंक ब्रेक हो जाता है, और जितना अच्छे से आप कोई सब्जेक्ट समझ सकते थे उतने अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये भी समझती हूँ कि अगर पूरे महीने सिर्फ पॉलिटी करते रहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन एक ही सब्जेक्ट पकड़े रहे, जिससे ना लिंक जो बनी है, कंटिन्यूम जो बना हुआ है वो ब्रेक ना हो आपका। उसके बाद ही तो आप मान लीजिए मंडे टू संडे एटलीस्ट आई हैव डन 1 सब्जेक्ट एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे आई कैन टेक अप अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं कि रोज बदलते हैं एंड फिर कहीं के नहीं रहते, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेकेंडली स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको वो 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ याद करना है, इतना कुछ मेमोराइज करना है, रट्टा मारना है कि ब्रेन थक जाता है, और अगर आप उसे वो 6 घंटे की नींद नहीं देंगे तो अगले दिन जो चीज आप आधे घंटे में पढ़नी चाहिए थी वो आप 2 घंटे लगाएंगे और टाइम जाएगा। तो वो 6-7 घंटे की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी 15 डेज आपको ब्रेक लेना है। ये इतना डिफिकल्ट शेड्यूल है कि इसे फॉलो करना बहुत, मतलब मेरे लिए हम खड़े होकर कहना तो बहुत आसानी, इतना पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो,
इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल आती है, और वो दिन आते हैं कि हमारा हौसला टूट जाता है, हमें लगता है मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हर 15 डेज आपको ब्रेक लेना है, चाहे आप बाहर चले जाएं, रिश्तेदारों से मिलने चले जाएं, फ्रेंड्स से आउटिंग कर लें, वट एवर इट इज, बट एवरी 15 days you do have to give yourself a break, otherwise you will go mad. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यूजुअली लोग पता भूल जाते हैं, बट सबको ब्रेक लेना चाहिए। एंड लास्टली मैं कंक्लूड करूंगी कि आई नो इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, इतने सारे बच्चे बैठते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए एंड सक्सेस रेट बहुत कम है। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं हम उनसे भी बात करते हैं, तो यही हर दूसरे दिन बहुत अजीब लगता है, कैसे होगा, क्या करे, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, इतने घंटे बैठ के भी याद नहीं हो रहा, कल ही तो मैंने याद किया था, आज मुझे याद क्यों नहीं है। दिस इज नॉट ओनली यू, इट हैपेंस टू एवरीवन, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, और मैं बता रही हूँ मैं कल याद करती थी और मुझे अगले दिन याद नहीं होता था। तो ये वेरी कॉमन है, इंसान तो है, सबको इस दौर से गुजरना है, तो इससे हमें डर के हार नहीं मानना, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट दैट वेल, बट you just have to keep going and you just have to not give up, because give up के तो आपको रोज 1000 रीजंस मिलेंगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, चाहे कैसे भी हो, चाहे मम्मी पापा से बात करते रहो, जो भी तुम्हें मोटिवेट करता है उससे बात करते रहो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये बहुत ही टफ वेरी डिफिकल्ट जर्नी इट इज, बट यू डोंट हैव टू लूज होप। एंड आपको जब भी वो बुरा लगे ना, जिस भी दिन जिस भी घंटे, आपको ये सोचना है सिर्फ मुझे नहीं, सबको फील, राइट। चलो, माई बेस्ट विशेस एंड आई होप सबका ही क्लियर हो जाए, है ना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर